किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का किसान समाचार में। मैं हूं आपके साथ नीतीश भारद्वाज। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। देश भर में आई महंगाई में कमी, महंगाई दर गिरकर 12 महीने के निचले स्तर पर। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार देश में खुदरा महंगाई मई में सालाना आधार पर घटकर हुई 4.75%। शपथ ग्रहण के बाद ही ओडिशा की बीजेपी सरकार का धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर 3100 रुपए प्रति क्विंटल करने का फैसला। सीएम मांझी ने कहा, एमएसपी समेत किसानों की अन्य समस्याओं से निपटने के लिए बनाई जाएगी समृद्ध कृषक नीति योजना। राजस्थान सरकार ने कृषक उपहार योजना के अंतर्गत किया राज्य स्तर पर पुरस्कार पाने वाले किसानों का चयन। किसानों को ऑनलाइन अपनी उपज बेचने के लिए मंडी, खंड एवं राज्य स्तर पर दिया जाता है ये पुरस्कार। और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और झारखंड समेत बंगाल के ज्यादातर इलाकों में भीषण गर्मी और लू की तपिश। अगले 4-5 दिन तक राहत मिलने के कोई आसार नहीं। वहीं अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में हो रही है झमाझम वर्षा। और अब खबरें विस्तार से। देश में महंगाई में बड़ी गिरावट आई है। महंगाई दर गिरकर 12 महीने के निचले स्तर पर आ गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार भारत की खुदरा महंगाई मई में सालाना आधार पर घटकर 4.75% रह गई, जो पिछले 12 महीनों में सबसे निचला स्तर है। जबकि अप्रैल में खुदरा महंगाई दर 4.83 थी। मई में खाद्य मुद्रास्फीति की दर अप्रैल के 8.75% से घटकर 8.62% हो गई है। ग्रामीण मुद्रास्फीति मई में घटकर 5.28% रह गई, जो पहले 5.43% थी। इस बीच मई में शहरी मुद्रास्फीति की दर 4.15% रही। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में 2024-25 के लिए अपनी जीडीपी विकास पूर्वानुमान को संशोधित कर 7.2% कर दिया है। मॉर्गन स्टैनली, आईएमएफ, मूडीज, ओईसीडी, एडीबी और यूएन जैसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भी 2024 के लिए भारत के विकास अनुमानों में 6.6% से 6.9% तक की वृद्धि की है। विश्व बैंक ने अनुमान लगाया है कि भारत की जीडीपी 2024 से 2026 तक औसतन 6.7% प्रति वर्ष की दर से बढ़ेगी। यह दक्षिण एशिया को वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ने वाले क्षेत्र के रूप में स्थापित करता है। भारत सहित उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में प्रति व्यक्ति जीडीपी वृद्धि अगले 3 वर्षों में औसतन लगभग 3% रहने की उम्मीद है। हालांकि यह महामारी से पहले के औसत से कम है। भारत को उन कुछ ईएमडीई में से एक माना जा रहा है जिनकी प्रति व्यक्ति वृद्धि लगातार मजबूत बनी हुई है। ओडिशा के बीजेपी सरकार शपथ ग्रहण के बाद एक्शन मोड में देखी जा रही है। बुधवार को मुख्यमंत्री समेत 15 मंत्रियों ने शपथ ली और कुछ ही घंटे में राज्य सचिवालय लोक सेवा भवन में कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता की और किसानों को और महिलाओं से जुड़े फैसले भी लिए। उसके बाद कैबिनेट से जुड़े फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए सीएम मांझी ने कहा कि राज्य सरकार धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर 3100 रुपये प्रति क्विंटल किए जाने के लिए कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग को इस संबंध में काम करने का निर्देश दिया गया है और इसके लिए जल्द ही एक कमेटी गठित की जाएगी। इसके अलावा एमएसपी समेत किसानों की अन्य समस्याओं से निपटने के लिए समृद्ध कृषक नीति योजना बनाई जाएगी।
विभागों को इस संबंध में उचित दिशा निर्देश दिए गए हैं और रोड मैप तैयार कर सरकार के समक्ष पेश करने के लिए कहा गया है। ये सरकार के पहले 100 दिनों के भीतर किया जाएगा। मांझी ने महिलाओं से जुड़े फैसले भी लिए। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण और बाल कल्याण के पिछले बीजेडी शासन के प्रयास विफल रहे हैं, इसलिए नई सरकार 100 दिनों के भीतर सुभद्रा योजना लागू करेगी, जिसके तहत प्रत्येक महिला को 50,000 रुपये के कैश वाउचर दिए जाएंगे। विभागों को सुभद्रा योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश और रोडमैप तैयार करने के लिए कहा गया है। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर पहुंचे। प्रतिदिन पौधारोपण संकल्प के तहत उन्होंने राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर में एक पौधा लगाकर दूसरों को पौधा लगाने के लिए प्रेरित किया। देश में किसानों के हित में कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसमें किसानों को ऑनलाइन अपनी उपज बेचने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कृषक उपहार योजना भी शामिल है। योजना के अंतर्गत ऐसे किसान जो ऑनलाइन ई नाम पोर्टल के माध्यम से अपनी उपज बेचते हैं, उन्हें इनाम दिया जाएगा। किसानों को ये इनाम अलग अलग स्तरों पर दिया जाता है, जिसमें मंडी स्तर, खंड स्तर एवं राज्य स्तर शामिल है। इस कड़ी में राजस्थान सरकार द्वारा राज्य स्तरीय पुरस्कार पाने वाले किसानों का चयन कर लिया गया है। विजेता किसानों का चयन 12 जून 2024 के दिन लॉटरी के माध्यम से किया गया है। कृषक उपहार योजना के तहत 3 किसानों का चयन किया गया। इसमें कृषि उपज मंडी कोटा के किसान मंजीत पाल को 2,50,000 रुपये का प्रथम पुरस्कार, हनुमानगढ़ मंडी के किसान शाह मोहम्मद को 1,50,000 रुपये का और द्वितीय पुरस्कार दिया गया और उदयपुर मंडी के किसान प्रभुलाल को 1 लाख रुपए का तृतीय पुरस्कार मिला है। भीषण गर्मी के चलते इस साल बिजली की मांग का रिकॉर्ड टूट सकता है और इसमें 13% मांग बढ़ने की आशंका है। क्रिसिल की मार्केट इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल मई 2023 की तुलना में बिजली की मांग में लगभग 13% की वृद्धि होने की संभावना है। वास्तव में मई में बिजली की मांग बढ़कर 156 बिलियन यूनिट हो जाने का अनुमान है, जो पिछले साल की तुलना में 15% अधिक है। गर्मी और लू के कारण उत्तर भारत में एक बार फिर लोगों की परेशानी बढ़ गई है। गर्म हवाओं के कारण लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों समेत गांगेय पश्चिम, बिहार और झारखंड में तेज लू चलने की संभावना व्यक्त करते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। साथ ही उत्तराखंड के कुछ हिस्सों, जम्मू डिवीजन के अलग अलग हिस्सों में हीट वेव की स्थिति रहने की संभावना की है। गांगेय पश्चिम के पुरुलिया में अधिकतम तापमान 43.3 डिग्री सेल्सियस, झारखंड के डाल्टनगंज में 46.5 डिग्री सेल्सियस और सबसे अधिक उत्तर प्रदेश के कानपुर में अधिकतम तापमान 47.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं दिल्ली में अधिकतम तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। ऐसे में लोगों को गर्म हवाओं से बचने और अनावश्यक बाहर निकलने से परहेज करने के साथ अधिक मात्रा में पेय पदार्थ का सेवन करने की सलाह दी जाती है। असम में बाढ़ की स्थिति में पिछले कुछ दिनों में सुधार हुआ है। 2 जिलों में बाढ़ प्रभावित गांवों की संख्या घटकर 25 हो गई है। हालांकि 1,971 लोग बाढ़ से अभी भी प्रभावित हैं। वहीं बाढ़ की पहली लहर में मरने वालों लोगों की संख्या 25 है। करीमगंज और नागांव 2 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। इसी के साथ कुल 25 गांव और 5 मंडल अभी भी बाढ़ से प्रभावित हैं। प्रभावित लोगों को राहत सामग्री प्रदान करने के लिए राहत शिविर स्थापित किए गए हैं, जहां 32 से अधिक लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम बचाव अभियान में जुटी है और बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री प्रदान कर रही है। वहीं पूर्वोत्तर क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा राज्यों में मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार काफ़ी वर्षा हो रही है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में 14 जून तक भारी वर्षा होने की संभावना है। वहीं बात करें उत्तर बंगाल की, तो यहाँ बाढ़ की जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। और अब खबरें योग दिवस की तैयारियों से जुड़ी हुई।
मथुरा में लगाए गए योग शिविरों में लोगों ने उत्साह से प्राणायाम किया। योग शिविर में योग गुरुओं ने प्रशिक्षण के दौरान लोगों को योग क्रियाओं की जानकारी दी। मुख्य रूप से मथुरा के डैम्पियर नगर में स्थित भगत सिंह पार्क में लोगों ने योग के आसन का सामूहिक अभ्यास किया। कहीं अनुलोम विलोम किया तो कहीं कपालभाति। इस शिविर में न केवल योग के फायदे बताए गए बल्कि नियमित योग करने की अपील भी की गई। बता दें कि मथुरा में अनेकों पार्कों में शिविर लगाए गए हैं जहां लोगों ने योग करने के अपने अनुभव को साझा करते हुए इसके फायदे के बारे में बताया और रोग मुक्त होने को लेकर योग का हमारे जीवन में क्या महत्व है इसके बारे में बात की। योग दिवस वैसे तो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं 21 जून को मना रहे हैं पिछले कुछ सालों से, उसी की श्रृंखला में आज यहाँ पे एक आयोजन किया गया है। अलग अलग स्थानों पर इसका आयोजन हो रहा है। जो मुख्य योग दिवस है वो 21 जून को देश में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जो हमारे पुरातत्व स्थान हैं या जो प्राचीन स्थान हैं वहाँ पर किया जाएगा। उसी की श्रृंखला में यहाँ एक अहम ध्यान योग किया जा रहा है। योग करने से तो बहुत फायदे हैं। आपका इंटरनल सारे ऑर्गन्स जो होते हैं वो मतलब सही रहते हैं और उससे कब क्या होता है सेल्स का रीजनरेशन भी होता है। मेरी पहले कमर में बहुत पेन रहता था, डॉक्टरों ने बेड रेस्ट बता दिया था। इस योग के करने से आज मैं बिल्कुल सही हूँ, धरती पे बैठ पाती हूँ और अपना प्राणायाम करने से मुझे माइग्रेन था वो भी सही हो गया है। इससे बहुत फ़ायदे हुए, शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहता है। मैं योग कर रही हूँ कम से कम 20 साल से हूँ। इसी पार्कों के अंदर डायबिटीज़ है, ये कपालभाति करने से भस्का करने से डायबिटीज़ कंट्रोल में रहती है, बहुत आराम मिलता है, शरीर भी फुर्ती में रहता है। योग से बहुत फायदे होते हैं, स्वस्थ शरीर रहता है, निरोगी काया रहती है आपकी। तो सबसे बेस्ट है योग करना और सबको करना चाहिए। योग का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा लोगों तक पहुंचे, इसको लेकर जहां केंद्र की मोदी सरकार गंभीर है तो वहीं तमाम योग गुरु ऐसे भी हैं जिन्होंने योग को जन जन तक पहुंचाने का बीड़ा अपने कंधों पर उठा रखा है। जनपद मुरादाबाद के योग गुरु कैलाश यादव जो पिछले 25 वर्षों से मुरादाबाद के कंपनी बाग में लोगों के लिए योग की निःशुल्क पाठशाला लगाकर लोगों को गंभीर बीमारियों से बचाते हुए सेहतमंद बना रहे हैं। योग में अगर आते रहेंगे तो कभी उन्हें डॉक्टर को जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हमेशा जो स्वस्थ रहेंगे और हमेशा जब तक ज़िंदगी है उनकी हमेशा स्वस्थ ही रहेंगे। यहाँ पर निःशुल्क जो है सबको सिखाते हैं, कोई पैसा नहीं लेते, कुछ नहीं लेते और हमेशा जो है सबको स्वस्थ रखते हैं हर तरीके से। उनको कोई बीमारी नहीं आती योग करने वालों के लिए जितना भी है। वहीं योग गुरु से योग की शिक्षा लेने वाले लोगों ने इस कार्य को प्रशंसनीय बताया है। जब से इस योग में हम लोग जुड़े हैं तब से हमारे शारीरिक मतलब ये है जो अस्त व्यस्त शरीर था मतलब वो बिल्कुल स्वस्थ हो गया और स्वस्थ होने के बाद मतलब हम लोग आज की तारीख में ना पैरों में दर्द है ना सांस फूलती है, 4-6 किलोमीटर चल भी लेते हैं पैदल। ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसमें मुझे सर्वाइकल की परेशानी थी, हाथ में सुन्नपन था, तो मैंने योग यहाँ पर आई, यहाँ पर देखा ये केसी यादव जी हैं, योग कराते हैं, तो मैं यहाँ से जुड़ी और यहाँ पे मैंने 5-7 साल से योग 5-6 साल हो गए मुझे योग करते हुए, तो मुझे सर्वाइकल में हाथ में सुन्नपन में बहुत आराम है मुझे इससे। मैं जबकि पेशेंट हूँ, मेरे को 2 बार फालिश और वो हो चुका है, लेकिन फिर भी यादव सर की वजह से मैं यहाँ आती हूँ। जो कि उनका सिखाने का ढंग है वो इतना अच्छा है, बहुत लाजवाब। और आइए अब जान लेते हैं मंडी भाव। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों चने की आवक सामान्य बनी हुई है। बुधवार को चने का कारोबार उतार चढ़ाव के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान चने के सौदे बिना किसी फेरबदल के साथ हुए। एक मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की ध्रोल मंडी में चने के सौदे कमजोरी के साथ हुए। यहाँ 11 जून को चने का भाव था 6,320 रुपए, जो कि 12 जून को 5 रुपए लुढ़क कर 6,315 रुपए क्विंटल रह गया। वहीं राजस्थान की लालसोट मंडी की बात करें तो यहाँ चने के सौदे में बढ़त देखने को मिली। 11 जून को चने का भाव रहा 6,600 रुपए, जो 12 जून को 50 रुपए चढ़कर 6,650 रुपए क्विंटल हो गया।
उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी में भी चने का कारोबार तेज भाव पर हुआ। यहाँ 11 जून को चने का भाव 6,580 रुपए था। 12 जून को इसमें 20 रुपए की बढ़त हुई और भाव 6,600 रुपए हो गया। जबकि उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में चने के कारोबार में स्थिरता देखने को मिली। यहाँ 11 जून को चने का भाव था 6,350 रुपए। 12 जून को इसमें कोई बदलाव नहीं आया और भाव 6,350 रुपए क्विंटल पर ही बना रहा। वहीं पैदावार की बात करें तो घरेलू स्तर पर इस साल रबी चने की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023 से 24 के दौरान रबी चने की पैदावार 121,61,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान चने की पैदावार 122,67,000 टन रही थी। घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की पैदावार में कमी होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2023 से 24 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 234,42,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल 260,58,000 थी। कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य बनी हुई है। बुधवार को ज्यादातर मंडियों में लहसुन का कारोबार तेजी के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडी में इस दौरान लहसुन के भाव स्थिर रहे। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में लहसुन के कारोबार में बढ़त का रुख देखने को मिला। यहाँ 11 जून को लहसुन का भाव था 13,500 रुपए। 12 जून को लहसुन का भाव 1,500 रुपए उछलकर भाव 15,000 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की गुलावटी मंडी में भी लहसुन के सौदे बढ़त के साथ हुए। यहाँ 12 जून को लहसुन का भाव 100 रुपए चढ़कर 9,100 से 9,200 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी में तेजी का सिलसिला जारी रहा। 11 जून को लहसुन का भाव रहा 9,750 रुपए। 12 जून को इसमें 50 रुपए की तेजी आई और भाव 9,800 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचा। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इस दौरान लहसुन के भाव स्थिर रहे। यहाँ दोनों दिन यानी 11 और 12 जून को लहसुन का भाव 15,000 रुपए पर बरकरार रहा। इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक लहसुन की पैदावार साल 2022 से 23 के दौरान 33,68,821 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन की उपज 35,23,436 टन रही थी। यानी इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की पैदावार बीते साल से करीब 1,54,000 टन कम होने की उम्मीद है, जिसका असर लहसुन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। और अब बात मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखे अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। जून के दौरान खाली खेतों में खरीफ फसल की बुवाई के लिए तैयारी शुरू हो जाती है। ज्यादा बारिश और सिंचाई की समुचित सुविधा वाले इलाकों में धान की रोपाई के लिए पौध तैयार करने का काम इसी महीने होता है, जबकि बारानी इलाकों में ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी और महुआ के अलावा तिलहनी और रेशेदार फसलों की बुवाई के लिए तैयारी हो रही होती है। धान की नर्सरी उसकी रोपाई से 1 माह पहले स्थापित की जानी चाहिए। फसल के लिए अधिक जल धारण क्षमता वाली चिकनी या मटियार मिट्टी सही मानी जाती है। जून के आखिरी हफ्ते में ज्वार की बुवाई की जाएगी। बारानी इलाकों में बुवाई बारिश के तुरंत बाद कर देनी चाहिए। दूसरी ओर 15 जून से बाजरे की बुवाई का काम भी शुरू हो जाएगा। इसकी खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली दोमट मिट्टी सबसे अच्छी है। अगर बारिश में देर हो जाए या लगातार बारिश हो रही हो तो सीधी बुवाई ना करें, बल्कि पहले पौध तैयार करें और उसके बाद मुख्य खेत में रोपाई। सिंचित इलाकों में मध्य जून से अरहर की बुवाई का भी समय आ जाएगा। बुवाई के बाद खेत में पानी न भरने दें, वरना फसल को बहुत नुकसान हो सकता है। अरहर में कई बार मृदा जनित रोग परेशान करते हैं।
इनसे बचने के लिए एक ही खेत में बार बार अरहर ना लगाएं। वैज्ञानिकों का मानना है कि मेड़ों पर बुवाई करने से अरहर की अच्छी पैदावार मिलती है। प्रयोगों से ये बात भी साबित हो चुकी है कि मेड़ों से जलभराव की समस्या भी दूर हो जाती है। ये महीना ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द के पकने का भी है। जब 75 से 80% फलियां पक जाएं तो फसल काट लें। कटी फसल को सूखने के लिए 2 दिनों तक खेत में ही छोड़ दें और जब फलियों में 12% नमी रह जाए तो मढ़ाई कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। बेबी कॉर्न मक्का की कोई किस्म नहीं है, बल्कि वो अवस्था है जब भुट्टे में दाने बनने वाले हो या बनने शुरू हुए हों। इसका इस्तेमाल सलाद के साथ साथ सब्जी, खीर और हलवे में भी होता है। भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से शहरों से सटे इलाकों में होती है। ये काफी पोषक है और शायद यही बढ़ती हुई मांग की वजह है। इसके खेत की तैयारी आम मक्का की तरह ही होती है और इसे 2 तरह से उगाया जाता है। आदर्श अवस्था में 1 हेक्टेयर में 58,000 पौधे लगाए जाते हैं। इस पद्धति में स्वीट और बेबी कॉर्न दोनों ही प्राप्त होते हैं। दूसरी पद्धति में 1 हेक्टेयर जमीन पर पौधों की संख्या 1.25 लाख के करीब होती है। इसमें तमाम भुट्टे बेबी कॉर्न के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। बेबी कॉर्न के लिए 1 हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। 1 हेक्टेयर के लिए 1.5 से 2 क्विंटल नाइट्रोजन 3 बार में डालना होता है। इसकी फसल अमूमन 50 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। तुड़ाई पर खास ध्यान देने की जरूरत है, चूंकि भुट्टा बहुत तेजी से बढ़ता है, इसलिए इसे जितना जल्दी हो सके बाजार भेज देना चाहिए। सुबह का समय तुड़ाई के लिए उपयुक्त है। पौधों में बाल यानी झंडा निकलते ही तोड़ दें और 3 दिन में एक बार तुड़ाई कर लेनी चाहिए। इस तरह एक फसल के लिए औसतन 7 से 8 तुड़ाई पर्याप्त होती है। 1 हेक्टेयर में 15 से 19 क्विंटल तक बेबी कॉर्न हो सकते हैं। भुट्टे तोड़ने के बाद पौधों को हरे चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। 1 हेक्टेयर से किसान को 250 से 400 क्विंटल तक हरा चारा मिल सकता है। और अब वक्त है खास खबरों का। कुवैत के मंगाफ शहर में एक बहुमंजिला इमारत में आग लगने से 49 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 40 के करीब भारतीय भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आग लगने की घटना में मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन कुवैत के लिए रवाना हो गए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर उन्होंने कुवैत की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आज इटली रवाना होंगे। तीसरा कार्यकाल संभालने के बाद बतौर पीएम का यह पहला विदेश दौरा है। इटली के अपुलिया प्रांत में G7 सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के आमंत्रण पर पीएम मोदी शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। पेमा खांडू ने आज अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पेमा खांडू तीसरी बार राज्य की कमान संभाल रहे हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में हुए आतंकी मुठभेड़ के बाद डोडा पुलिस ने 4 आतंकवादियों का स्केच जारी किया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने प्रत्येक आतंकवादी की जानकारी देने पर 5 लाख रुपए का नकद इनाम की घोषणा की। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 1563 नीट यूजी 2024 उम्मीदवारों के स्कोर कार्ड रद्द करने का निर्णय लिया गया है, जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे।
नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ी और ग्रेस मार्क्स को चुनौती देने के मामले में 3 और याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोहराया कि काउंसलिंग पर रोक नहीं लगेगी। दिल्ली सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर कहा कि टैंकर माफिया दिल्ली की सीमा से लगे हरियाणा के इलाकों से पानी चोरी कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट में कहा कि भारत अगले 3 वर्षों में 6.7% की स्थिर ग्रोथ दर्ज करते हुए सबसे तेजी से बढ़ने वाला प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। माइनिंग और बिजली सेक्टर के अच्छे प्रदर्शन के दम पर इस साल अप्रैल में देश का औद्योगिक उत्पादन 5% बढ़ा है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने कहा कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक और उपभोक्ता भारत वैश्विक तेल मांग का चालक बन जाएगा। और आज के किसान समाचार में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।